हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें मैंने एक वीडियो अभी तक बनाई है और उस एक वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है एंड फीचर्स क्या होते हैं इसके, एंड उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं और कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी करैक्टरिस्टिक, जिसमें मैंने आपको असाइनेबल कॉजेज़ के बारे में बताया था और रैंडम कॉजेज़ के बारे में बताया था। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो के साथ साथ आपको इस सब्जेक्ट की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स अपना टॉपिक कवर करेंगे मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल के बारे में और कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट कंट्रोल है कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि जब प्रोडक्ट पूरी तरह से बन जाए तब उसमें कोई भी खराबी ना हो, कोई भी प्रोडक्ट उसमें डैमेज ना हो। और प्रोसेस कंट्रोल के लिए कंट्रोल चार्ट का हम जो है यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो प्रोसेस कंट्रोल है हमारा, उसमें हमारे पास हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल चार्ट हमारे पास क्या होता है। तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही कंट्रोल करने की क्या है, एक ग्राफिक मेथड है, एक ग्राफिक टेक्निक है, एक विधि है, ठीक है। और जो कंट्रोल चार्ट है इसकी डेवलपमेंट किसने की थी, डॉक्टर वॉल्टर शेवॉर्ट ने इसको जो है डेवलप किया था। और कंट्रोल चार्ट जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंसेस की टॉलरेंस लिमिट्स को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारे कंट्रोल चार्ट होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनकी टॉलरेंस लिमिट को जो है डिटरमाइन करता है। तो टॉलरेंस लिमिट क्या होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीकार्य सीमाएं। तो अब ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम क्वालिटी लेवल और प्रोडक्ट का मिनिमम क्वालिटी लेवल, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या है, हमारे पास टॉलरेंस लिमिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंट्रोल चार्ट है वो प्रोसेस कंट्रोल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। और कंट्रोल चार्ट हमारा जो है वो प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। और कंट्रोल चार्ट को ईजिली हम बना सकते हैं। और कंट्रोल चार्ट जो है वो प्रोड्यूसर को डिटेल में बताते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी वो कंट्रोल में है या फिर नहीं। उसके बाद आगे इसमें क्या है कि कंट्रोल चार्ट जो है उसको बनाने के लिए हमें 3 लाइंस की जो है ज़रूरत होती है। तो वो कौन सी 3 लाइंस होती हैं, फर्स्ट क्या है सेंट्रल लाइन, जिसको हम CL के द्वारा डिनोट करते हैं। सेकंड है अपर कंट्रोल लिमिट एंड थर्ड क्या है लोअर कंट्रोल लिमिट। तो अब सेंट्रल लाइन हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस का प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है या फिर प्रोसेस एवरेज है। उसके बाद सेंट्रल लाइन जो है वो कंट्रोल चार्ट के मिडल में होती है बिल्कुल, और सभी सैंपल्स का मीन निकालने के बाद जो ग्रैंड मीन हम निकालते हैं उसको सेंट्रल लाइन जो है डिफाइन करती है, उसको व्यक्त करती है वो, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल लाइन को जो है हमेशा बोल्ड लाइन के द्वारा हम शो करते हैं, जैसे कि आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सेंट्रल लाइन है, जो यहाँ पे बीच में लाइन ये दी गई है, ये बोल्ड लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है इसमें अपर कंट्रोल लिमिट। अब इसमें क्या है, तो प्रोसेस एवरेज सेंट्रल लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 गुना जोड़ देने पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि प्रोसेस जो एवरेज है या फिर जो सेंट्रल लाइन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 गुना जोड़ देने पर हमें क्या मिलती है, अपर कंट्रोल लिमिट मिलती है। और इसको हम जो है इसका जो मीन होता है उसको हम +3 डेविएशन के द्वारा हम उसको डिनोट करते हैं। और जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा शो करते हैं, जो हमारी ये यहाँ पे डॉट लाइन दी गई है डॉट डॉट करके, इसके द्वारा हम इसको शो करते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट। अब ये क्या होती है,
तो प्रोसेस एवरेज या फिर सेंट्रल लाइन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 गुना माइनस कर देने पर लोअर कंट्रोल लिमिट हमें मिलती है, और जो इसका मीन होता है उसको -3 डेविएशन के द्वारा हम शो करते हैं, और इस लाइन को भी हम डॉटेड लाइन के द्वारा ही शो करेंगे। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो कंप्लीट, इसमें आपको पता साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट क्या है और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है। तो उसके बाद कंट्रोल लिमिट्स का +3 डेविएशन और -3 डेविएशन पर निर्धारण का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। तो कंट्रोल चार्ट की अपर और लोअर लिमिट्स का जो निर्धारण है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रफल की विशेषता के ऊपर बेस्ड है, और क्योंकि जो 99.33% सैंपल यूनिट्स होती हैं जो वो इन्हीं लिमिट्स के अंदर ही आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड इसमें हमारा टॉपिक क्या है, पर्पस क्या होते हैं कंट्रोल चार्ट के। तो यहाँ पे आपके पास ये पर्पस के नाम से भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी, और यूजेस के नाम से भी आपके पास ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको इसके ये तीनों नाम याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंट्रोल चार्ट का, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही कंट्रोल में करने में ये हेल्पफुल है। सेकंड क्या है कि कंट्रोल चार्ट 2 कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करके प्रोडक्ट की क्वालिटी में आए डिफरेंसेस के कारण को जानने में हेल्प करते हैं कि क्या रीज़न है प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस आने का, और जो वो कारण है वो रैंडमली है या फिर वो स्पेशल है, असाइनेबल है। ठीक है। थर्ड क्या है इसमें कि कंट्रोल चार्ट जो है वो सेंट्रल लाइन के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी में आए डिफरेंसेस की जानकारी देता है। 2 यहाँ पे बता दिया था मैंने आपको कि 2 लिमिट्स को डिटरमाइन करके, और थर्ड पॉइंट में क्या है सेंट्रल लाइन के द्वारा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कंट्रोल चार्ट ये स्पष्ट करते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है या फिर नहीं, जिससे कि सुधारात्मक कार्यवाही उसी टाइम पे की जा सके। क्योंकि अगर हमें टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, हमारे जो भी प्रोडक्शन है उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कमी है, तो हम उसको टाइमली जो है हम उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि कंट्रोल चार्ट की जो कंट्रोल चार्ट है उसको बनाना जो है वो बहुत ही इजी है, एंड जो कंट्रोल चार्ट है उससे जो है हमारे इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है, निरीक्षण कॉस्ट होती है, और टाइम होता है, लेबर कॉस्ट होती है, उन सब की जो है इसमें बचत होती है इससे। उसके बाद थर्ड हमारा इसमें टॉपिक क्या है लास्ट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, कि जो हमारा कंट्रोल चार्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के दिए गए हैं यहाँ पे कंट्रोल चार्ट। फर्स्ट क्या है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, एंड सेकंड क्या है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट हमारा कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल है, इसमें हमारे पास 3 चार्ट दिए गए हैं बेसिकली। फर्स्ट क्या है मीन चार्ट है, एंड सेकंड क्या है हमारे पास इसमें रेंज चार्ट, एंड थर्ड है हमारा इसमें डेविएशन चार्ट। उसके बाद कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, उसमें हम पढ़ेंगे पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। तो चलिए इनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल, सबसे पहले इन चार्ट्स का यूज़ उस टाइम पे किया जाता है जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की न्यूमेरिकल जो मेज़रमेंट है वो किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ये चार्ट होते हैं, इन चार्ट्स का यूज़ उस टाइम पे किया जा सकता है जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का न्यूमेरिकल मेज़रमेंट जो है वो किया जा सकता हो, संख्यात्मक माप किया जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट होगी, ठीक है, और लेंथ होगी। उसके बाद वेरिएबल्स के लिए कंट्रोल चार्ट 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उनको भी चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले है इसमें मीन चार्ट। अब मीन चार्ट क्या होता है, मीन चार्ट का यूज़ ये देखने के लिए किया जाता है, ये चेक करने के लिए किया जाता है कि सभी सैंपल यूनिट्स के न्यूमेरिकल मेज़रमेंट का अर्थमेटिक जो मीन है वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है या फिर कंट्रोल लिमिट्स के बाहर है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ग्रैंड मीन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हो इसका,
जो ग्रैंड मीन होगा हमारा वो सेंट्रल लाइन को शो करेगा इसमें। थर्ड इसमें क्या स्टेप होगा कि कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन किया जाएगा किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बेस पर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए गए हैं आपको अपर कंट्रोल लिमिट्स को कैलकुलेट करने को और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा इसमें कि सैंपल पॉइंट जो है, सैंपल मीन, सेंट्रल लाइन और कंट्रोल लिमिट्स को चार्ट पर जो है शो किया जाएगा। उसके बाद सभी सैंपल मीन को कंट्रोल लिमिट्स के वो अंदर हैं या फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये अगर सभी सैंपल जो पॉइंट्स है वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस को माना जाएगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन इसी के उल्टा क्या है कि अगर हमारे जो सैंपल सभी पॉइंट्स हैं वो कंट्रोल लिमिट्स के बाहर हैं तो क्या माना जाएगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी वो कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद सेकंड इसमें हमारा चार्ट क्या है, रेंज चार्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार चार्ट। तो अब इसमें क्या है, तो निर्मित प्रोडक्ट की, निर्मित उत्पाद की क्वालिटी में चेंजेस को शो करने के लिए रेंज चार्ट को बनाया जाता है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी, तो आर इसमें हमारा जो रेंज है वो किसके इक्वल होती है, एल माइनस एस। तो अब यहाँ पे आर का मतलब है रेंज, एल का मतलब क्या है लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस का मतलब क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद सभी सैंपल रेंजेस के मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड थर्ड आप स्टेप क्या है इसमें फॉलो करोगे, आप कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करोगे जो मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स D3 एंड D4। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि आप अपर कंट्रोल लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट करोगे और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो हमारा D3 और D4 है ये वो किसके इक्वल है, क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है वो, जिनकी वैल्यू जो है वो n के लिए क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर टेबल में देखी जाती है। उसके बाद फोर्थ इसमें स्टेप क्या फॉलो करोगे आप, सैंपल जितने भी पॉइंट्स होंगे, सैंपल रेंजेस होंगी, सेंट्रल लाइन होगी और कंट्रोल लिमिट होगी, उनको डायग्राम पर हम शो करेंगे। और सेम पॉइंट है कि अगर सैंपल जो जितने भी पॉइंट्स है वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में मानी जाएगी, अदरवाइज प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है हमारे पास, डेविएशन चार्ट। अब ये क्या होता है, डेविएशन चार्ट मतलब हिंदी में क्या है इसका, प्रमाप विचलन। तो अब ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट जो होते हैं वो भी निर्मित जो उत्पाद होते हैं, जो बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हुए एवरेज डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस इसमें क्या रहेगी, हर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं दिया गया है तो कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल S1, S2, S3 एंड ऐसे ही Sk जितने भी संख्या आपको दी होगी। उसके बाद सेकंड इसमें स्टेप क्या होगा कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन कैलकुलेट करेंगे हम, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड थर्ड आप क्या करोगे, कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स। ठीक है, आपको ये थर्ड पॉइंट याद रखना है कि मैंने पहले में क्या बताया था और दूसरे में क्या और तीसरे में क्या। ठीक है, तो कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स B1 एंड B2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो जो हमारा ये B1 और B2 और B1 है ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप आप क्या इसमें फॉलो करेंगे कि सैंपल पॉइंट्स, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल लाइन, कंट्रोल लिमिट्स को डायग्राम पर शो करोगे। और उसके बाद सेम वही है पॉइंट कि सैंपल जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कंट्रोल लिमिट्स के अगर अंदर हैं तो उनको प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में मानी जाएगी, अदरवाइज प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल में नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है इसमें, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। अब इसमें क्या है, तो इन चार्ट्स का यूज़ उस टाइम पे किया जाता है जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी का न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है वो करना
पॉसिबल नहीं होता और प्रोडक्ट की यूनिट्स को अच्छी या बुरी के रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट्स की यूनिट को हम अच्छी या बुरी की फॉर्म में जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से चार्ट्स बनेंगे ऐसी सिचुएशन में? फर्स्ट है इसमें पी चार्ट। तो पी चार्ट क्या होता है? पी चार्ट मैन्युफैक्चर गुड्स में खराब यूनिट्स की परसेंटेज और रेशो पर कंट्रोल करके प्रोडक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से बनाए जाते हैं और पी चार्ट को खराब यूनिट्स की रेशो के कंट्रोल चार्ट कहते हैं। ठीक है, कि जो हमारा पी चार्ट होता है उसको खराब यूनिट्स की रेशो के कंट्रोल चार्ट कहते हैं। उसके बाद प्रोसेस इसमें क्या रहेगी? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हर सैंपल में डिफेक्टिव यूनिट्स की रेशो और परसेंटेज दोनों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सभी सैंपल्स की डिफेक्टिव रेशो का मीन कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थर्ड उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे पी की वैल्यू होगी पी चार्ट की सेंट्रल लाइन को शो करती है और कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन इसमें किया जाता है। कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर सैंपल्स में डिफेक्टिव यूनिट्स की परसेंटेज, रेशो, सेंट्रल लाइन और कंट्रोल लिमिट्स को चार्ट पर हम शो करेंगे। और उसके बाद सेम वही पॉइंट है कि अगर ये रेशोज़ जो हैं परसेंटेज और कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में मानी जाएगी, अदरवाइज़ कंट्रोल में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नोट दिया गया है। फर्स्ट क्या है कि डिफेक्टिव यूनिट्स की रेशो का माप जो है वो छोटा होने पर डिफेक्टिव यूनिट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके पी चार्ट को तैयार करना चाहिए। एंड सेकंड नोट क्या है कि ये चार्ट उस सिचुएशन में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब सैंपल का साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे एन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया गया है। उसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा इसमें एनपी चार्ट। तो अब ये क्या होता है? ये चार्ट जो है वो उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें डिफेक्टिव यूनिट्स की संख्या पर कंट्रोल करके प्रोडक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से बनाए जाते हैं। और एनपी चार्ट को डिफेक्टिव यूनिट्स की संख्या का कंट्रोल चार्ट भी हम बोलते हैं। एंड आगे क्या है इसमें कि जब सभी सैंपल्स का साइज़ इक्वल हो तब हम एनपी चार्ट को जो है ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। तो फर्स्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने क्या बताया था फर्स्ट में आपको कि जब सैंपल्स का साइज़ इक्वल नहीं होता तब हम जो है पी चार्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब इक्वल होता है तो उस टाइम पे एनपी चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इजी रहता है हमारे लिए। तो प्रोसेस क्या रहेगी इसमें? एनपी को हम कैलकुलेट करेंगे, एनपी की वैल्यू एनपी चार्ट की सेंट्रल लाइन को शो करेगी एंड उसके बाद पी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले आपको ये दिए गए हैं। थर्ड आप कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करोगे, फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और कभी कभी जो हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट है वो नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट है उसकी वैल्यू को हम 0 लेंगे, क्योंकि डिफेक्टिव्स की जो संख्या होती है वो जो है 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक ना एक यूनिट्स तो ख़राब हो ही सकती है। ऐसा तो नहीं है कि जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है वो सारा प्रोडक्शन ही आपका अच्छा हो, कोई भी उसमें एक भी प्रोडक्ट उसमें बुरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि हर सैंपल जो पॉइंट्स हैं उनको डायग्राम पे शो करेंगे। एंड उसके बाद सेम वही पॉइंट है कि हर जो पॉइंट है उसको कंट्रोल लिमिट्स के अगर वो अंदर है तो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल में माना जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल में नहीं माना जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है आपका इसमें सी चार्ट। तो अब ये क्या होता है? ये चार्ट जो है जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की हर यूनिट में डिफेक्टिव्स की संख्या को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो सी चार्ट है हमारा वो प्रोडक्ट की हर यूनिट में डिफेक्टिव्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। और जो सी चार्ट है वो सी चार्ट्स को डिफेक्टिव्स की संख्या का कंट्रोल चार्ट भी हम बोलते हैं। और हमारा सी चार्ट है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। और सी चार्ट ऐसे डिफेक्टिव्स के स्टडी के लिए यूज़फुल है जिनके
रियलिटी में घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल कपड़े के टुकड़े में धब्बों की संख्या एंड सेकंड एक कागज़ में धब्बों की संख्या, तो इनके जो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। प्रोसेस क्या रहेगी, सी को आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल लिमिट्स को डिटरमाइन करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद क्या है कि जो कभी कभी हमारी जो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो नेगेटिव आ जाती है, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में LCL जो हमारी होती है उसकी वैल्यू को हम 0 लेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस में भी पॉइंट बताया था प्रीवियस प्रोसेस में। थर्ड क्या करोगे आप, सैम्पल पॉइंट्स को, डिफेक्ट्स की एवरेज संख्या और कंट्रोल लिमिट्स, उन दोनों को आप क्या करोगे, चार्ट पर शो करोगे और फिर उन सभी पॉइंट्स को चेक करोगे कि अगर वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं तो आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल में मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो कंट्रोल में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद यूजेस क्या होते हैं सी चार्ट के, तो सबसे फर्स्ट इसका यूजेस क्या है कि हर धातु की चादर और तार में डिफेक्ट्स की संख्या। सेकंड क्या है कि प्रत्येक निर्यात हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार्स में डिफेक्ट्स की संख्या। एंड थर्ड क्या है, कपड़े के टुकड़े में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स की संख्या। एंड फोर्थ क्या है, कागज़ के धब्बों में कागज़ के टुकड़े में धब्बों की संख्या। तो ये यहाँ पे इसके यूजेस हैं, या फिर आप इसको एग्जाम्पल भी इसके बोल सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारा इसमें टाइप क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल या फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो प्रोडक्ट जो हमारा कंट्रोल है और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग दोनों में से किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। प्रोडक्ट कंट्रोल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद नियंत्रण, और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, स्वीकृति सैम्पलिंग। तो अब चलिए देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रोडक्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का सैंपल के बेस पर इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, जिससे ये डिसीजन लिया जाता है कि पूरे लोट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सैंपल के बेस पर हमें यह डिसीज़न लेना होता है कि हमें पूरे के पूरे प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो लोट का यहाँ पे मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस जो सैम्पलिंग है इसका रिलेशन एक ऐसे डिसीजन से होता है जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स के ग्रुप्स को डिसाइड की गई लिमिट्स के अनुरूप होने पर एक्सेप्ट करता है। जो हमने लिमिट्स को डिसाइड किया है उन लिमिट्स के बेस पर ही हम इसमें प्रोडक्ट्स को अपने एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, वो लेवल के लिमिट्स के अनुरूप नहीं होती वो, तो हम उस पूरे लोट को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। और ये डिसीज़न हमेशा हम किसके बेस पर लेते हैं, सैम्पलिंग के बेस पर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है इसमें हमारे पास दो यहाँ पे रिस्क दिए गए हैं, रिस्क इन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या फिर क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास दो रिस्क दिए गए हैं, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर रिस्क में तो कई बार क्या होता है कि जिन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है सैंपल लेते टाइम उनमें से सभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के ने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे प्रोड्यूसर को क्या होता है, रिस्क होता है, लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में डिफेक्टेड हो, कि जो भी हमारा पूरा ग्रुप है प्रोडक्ट्स का वो सारा ही डिफेक्टिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया है उसमें हमने जितनी भी यूनिट्स को सिलेक्ट किया वो सभी डिफेक्टिव हों, लेकिन ध्यान से सुनना कि क्या बोला, कि जितनी भी यूनिट्स को हमने सैंपल में सिलेक्ट किया है तो उसके बेस पर अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे प्रोड्यूसर को रिस्क होता है। सेकंड इसमें क्या है, कंज्यूमर रिस्क। अब कंज्यूमर के लिए क्या रिस्क होगा कि अगर ख़राब जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके समूहों को एक्सेप्ट करने की जो रिस्क होता है वो कंज्यूमर रिस्क होता है हमारे पास। और ये किसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स जो है बनाई कितने, प्रोड्यूस कितने की है 100, और उसमें से सैंपल को सिलेक्ट किया है 5%। तो ऐसा पॉसिबल है
कि जो हमने 5% सैंपल लिया है, 5% सैंपल में हमने जो भी यूनिट्स को लिया है वो यूनिट्स जो है अच्छी क्वालिटी की हो। लेकिन जो हमारा 95 प्रोडक्शन है, 95% जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा बैड क्वालिटी का हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है उसका जो मटेरियल है वो तो निकल जाएगा मार्केट में सेल के लिए, लेकिन उससे रिस्क किसका होगा? कंज्यूमर को रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है वो घटिया सामान उसको मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, टाइप्स क्या होते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान्स के। इसमें कुछ प्लान्स हैं, तो इसमें हमारे पास 3 हमें इसमें दिए गए हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान एंड मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान में अब क्या होता है, इस प्लान के अकॉर्डिंग पूरे लॉट में से ओनली एक सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है और उसी सिलेक्ट किए गए सैंपल के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। और ये जो प्लान है ये सबसे इजी सैम्पलिंग प्लान है। और 3 जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, 3 तत्व होते हैं जिनके बेस पर सिंगल सैम्पलिंग प्लान को जो है लागू किया जाता है। तो कौन कौन से? सबसे पहले एन किसके इक्वल होता है? लॉट में यूनिट्स की संख्या जिनमें से सैंपल को हमें लेना है। सेकंड क्या है? स्मॉल एन किसके इक्वल होता है? लॉट में से चुने गए सैंपल, जो भी चुने गए सैंपल्स में यूनिट्स की संख्या कि हमने सैंपल में किन यूनिट्स को सिलेक्ट किया है लॉट में से। एंड सी है उसके बाद, सी क्या होता है? डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, ये किसके इक्वल होती है? सैंपल में एक्सेप्टेंस नंबर्स। फॉर एग्जांपल एन हमारे पास कैपिटल एन हमारे पास हो गया 2000 एंड स्मॉल एन हो गया हमारे पास 50 एंड सी हमारे पास क्या हो गया 2, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है? डबल सैम्पलिंग प्लान। तो इसमें क्या है, इस प्लान के अकॉर्डिंग पूरे लॉट में से हम 2 सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिंगल में हम 1 सैंपल को सिलेक्ट कर रहे थे, तो डबल में हम 2 सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और इन्हीं 2 सैंपल्स के बेस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट। इसमें आपके पास 5 एलिमेंट आपको दिए होंगे जिसके बेस पर आप इस प्लान को जो है लागू करोगे। तो सबसे पहले इसमें कैपिटल एन होगा, वो किसके इक्वल होता है? लॉट में यूनिट्स की संख्या, कि जो लॉट है हमारे पास उसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं। एंड उसके बाद स्मॉल n1, ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट सैंपल में यूनिट्स की संख्या। एंड n2 जो हमने सेकंड सैंपल लेंगे हम, सेकंड सैंपल में यूनिट्स की संख्या। एंड c1 क्या होता है? फर्स्ट सैंपल में एक्सेप्टेंस की संख्या। एंड c2 फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल को मिलाकर जो है एक्सेप्टेंस संख्या। उसके बाद थर्ड हमारा इसमें लास्ट क्या है? मल्टीपल जो सैम्पलिंग प्लान। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिंगल में आप 1 सैंपल के बेस पर डिसीजन ले रहे हो और डबल में आप 2 सैंपल्स के बेस पर डिसीजन ले रहे हो। तो मल्टीपल में क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है कि मल्टीपल में आप मल्टीपल सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे पूरे लॉट में से, ठीक है। और इन्हीं सैंपल्स के बेस पर आप जो है जो आपका पूरा लॉट होगा उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है स्वीकृति सैम्पलिंग योजना की क्रिया लक्षण वक्र। तो अब इसमें क्या है? क्रिया लक्षण वक्र स्वीकृति सैंपल योजना की कार्यक्षमता और दक्षता एफिशिएंसी का मूल्यांकन करने के क्या है? ग्राफिकली मेथड है एक। इसके द्वारा डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में डिफरेंस किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको जो है ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आज इसी वीडियो के साथ स्टूडेंट्स हमारे इस सब्जेक्ट के सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल हमें 9 लेसन करने थे, तो वो 9 के 9 लेसन जो है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है किसी और चैप्टर के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे सिलेबस। एंड तब तक थैंक यू सो मच।